नमस्कार। आज मैं पुनः ऑनलाइन क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज बीएड फोर्थ सेम के सिलेबस के साथ में। तो आज जो ये मतलब स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा व्यवस्था है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसका तीसरा क्लास है और उसमें आज हम एक नया अध्याय देखेंगे। वो है लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी। तो ये 1904 में पारित किया गया लॉर्ड कर्जन। इससे पहले आपने देखा था इंडियन एजुकेशन इंडियन एजुकेशन के बारे में। इससे पहले आपने आप दो पीरियड देख चुके हैं। आज उसका तीसरा हिस्सा है लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी 1904। एजुकेशन पॉलिसी या शिमला समझौते के पर आधारित था। शिमला समझौता हुआ था 1901 में। ये शिमला समझौता हुआ था 1901 में। उस पर ये आधारित था। कौन? लॉर्ड कर्जन। क्योंकि उस समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय या आप कह लीजिए गवर्नर जनरल बन के आया था। तो उसी के मध्य और भारतीयों के मध्य 1901 का क्या हुआ था? शिमला समझौता। उस शिमला समझौते के बाद शिक्षा में जो सुधार किए गए लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी के तहत, उसमें क्या क्या दिए गए देख लीजिए। तो इसने तीनों स्तर की शिक्षाओं में अलग अलग सुधार की बात कही लॉर्ड कर्जन ने। और इसके टाइम में जितने भी भारत के प्राच्य और पाश्चात्य थे, तो प्राच्यवादी जो थे, प्राच्यवादियों का जो मानना था, उनके हिसाब से ये थोड़ा सा क्या किया गया, एजुकेशन पॉलिसी की रचना की गई। और वो क्या थी देखिए, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर इन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी में जो बातें कही गई वो ये है कि शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण एवं वेतन की व्यवस्था की जाए। अर्थात जो शिक्षक हों पहले उनको 2 साल प्रशिक्षण दिया जाए और प्रशिक्षण के आफ्टर ऑल उनको वेतन की उचित व्यवस्था दी जाए। ऐसा नहीं कि वो राजा के सहारे रहें, अगर हो तो मिले, ना हो तो ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए, उनको प्रॉपर वेतन मिलता रहे ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। तो वहाँ पे और 2 वर्ष का उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसे कि आप लोग बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, उसी टाइप से प्रशिक्षण की बात कही गई कि उन टीचरों को 2 साल प्रशिक्षण और उनके उचित वेतन की व्यवस्था की जाए। शिक्षा प्रसार का जो मुख्य दायित्व होगा वो सरकार का होगा। यहाँ कहा गया कि जो शिक्षा दायित्व का जो शिक्षा का प्रसार का दायित्व होगा या शिक्षा को फैलाने का जो दायित्व होगा, वो फैलाने का दायित्व किसका होगा? सरकार को होगा मुख्यतः। और इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। ऐसा नहीं है कि बस नाम मात्र का है सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ठोस कदम उठाएगी सरकार इसके लिए। और इस प्रकार से ये क्या होगा, शिक्षा का प्रसार करेगी सरकार और उसके लिए ठोस कदम उठाएगी। फिर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम, ये देखा जाएगा कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हर समय क्षेत्रीय आधार पर बनाया जाएगा। अर्थात क्षेत्र के लोगों के लीड लिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी उन चीज़ों को सीख सकें, पढ़ सकें और देख सकें। तो ये उनके क्षेत्रीय भाषाओं के आधार क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम के निर्माण की बात कही गई। और आगे कहा गया कि जो माध्यम हो, इनके पढ़ने का जो माध्यम हो, बच्चों के जो पढ़ने का 1 से 5 तक या जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हो, वो कैसा हो, भारतीय भाषाएं हो। अंग्रेजी को कोई स्थान न दिया जाए। क्योंकि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा है नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों को उसे सीखने में दिक्कत होती है। इसलिए क्या किया जाए कि हम अंग्रेजी को वरीयता न दें, तो भारतीय भाषाओं को वरीयता दी जाए और वो जो भी पढ़ाई हो यहाँ भारतीय भाषाओं में ही हो, ताकि लोग आसानी से उन चीज़ों को सीख सकें। और माध्यम अंग्रेजी हो, अर्थात अंग्रेजी के स्थान न हो, भारतीय भाषाओं का हो। केजी प्रणाली, और जो बच्चे हैं उनको किंडरगार्टन प्रणाली से पढ़ाया लिखाया जाए, ताकि वो खेल खेल में या किंडरगार्टन या केजी प्रणाली से अगर वो खेल खेल में उन चीज़ों को सीख सके, पढ़ सके और जान सके। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन पर लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी में जो बातें कही गई उसमें क्या क्या थी?
गैर सरकारी विद्यालयों को सरकार से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। दरअसल होता क्या था कि उस समय, अभी भी हैं जो एडेड कॉलेजेज हैं अपने यहाँ, और अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हैं, तो जो उत्तर प्रदेश के जो एडेड कॉलेजेज हैं, पहले क्या होते थे कि ये अपने से विद्यालय खोल दिए जाते थे। तो जब लॉर्ड कर्जन आए तो उस समय इन्होंने इस पॉलिसी के तहत क्या कर दिया कि ये विद्यालय अब जब तक कि सरकार से ये मान्यता नहीं लेते तब तक ये नहीं चलाए जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि जितने भी विद्यालय हैं गैर सरकारी, वो सभी गैर सरकारी और क्या होंगे, वो सरकार से आवश्यक रूप से मान्यता ले लेंगे तभी आगे प्रोसीड करेंगे या चलाए जाएंगे। मान्यता एवं अगर सहायता अनुदान दी जाती है, जब अगर विद्यालयों को मान्यता दी जाए और उनको सहायता अनुदान दिया जाए तो क्या किया जाए, हर एक बात का, हर एक नियमों का विशेष रूप से क्या किया जाए, पालन किया जाए। देखा जाए कि जो चीज़ें इन्होंने दी हैं कागज़ में विद्यालय की मान्यता के लिए, वो चीज़ें सही हैं या गलत है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कब? जब उन्हें मान्यता दी जा रही हो और उन्हें सहायता राशि दी जा रही हो, अर्थात सहायता अनुदान दिया जा रहा हो, ग्रांट ऐड दिया जा रहा हो। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि इसका विशेष रूप से नियमों का पालन होना चाहिए और प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पर, क्योंकि यह एक ऐसा स्तर होता है इंटरमीडिएट जहाँ से बच्चे बनते और बिगड़ भी जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी में कहा गया कि यहाँ पे जो टीचर होंगे, जो अध्यापक होंगे, वो प्रशिक्षित होंगे, वेल टीच्ड होंगे, अर्थात वो होंगे, क्या होंगे, टेस्टेड होंगे, अर्थात वो पहले से प्रशिक्षित होंगे। वो अगर वो चीज़ें प्रशिक्षण अगर वो सीख के आए हैं तो वो चीज़ें अच्छे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अच्छे से सिखा पाएंगे। और पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को जरूर सम्मिलित किया जाए, क्योंकि भारत है वो कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे व्यवसाय को उन्नत बनाने के लिए क्या किया जाए, जो यहाँ का पाठ्यक्रम बनाया जाए सेकेंडरी लेवल का, उसमें क्या किया जाए, व्यावसायिक विषयों को जरूर डाला जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन की एजुकेशन पॉलिसी में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ये बातें कही गई। अब हम उच्च शिक्षा के बारे में देखते हैं कि क्या कहा लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी में उच्च शिक्षा के बारे में क्या कहा गया, देखिए। अब उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन, तो तीसरा है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के बारे में इनकी पॉलिसी में कहा गया कि जो उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए उसके लिए आवश्यक धनराशि को बढ़ाया जाए। पहला इन्होंने कहा धनराशि को उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए, उच्च शिक्षा विस्तार के लिए क्या किया जाए, धनराशि को बढ़ाया जाए। ये पहले पॉलिसी का, इस पॉलिसी का पहला उच्च शिक्षा के लिए जो प्रस्ताव आया वो क्या था कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए सबसे पहला, सबसे बड़ा काम जो है वो क्या है कि इसकी जो धनराशि आवंटित होती है उसको बढ़ाया जाए। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षा स्तर उन्नयन तथा विशेष प्रयास किए जाए। देखिए, और इन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की उच्च शिक्षा की शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन के लिए विशेष व्यवस्था की बात है, विशेष व्यवस्था की बात है। इन्होंने कहा सबसे पहली बात कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए जो राशि आवंटित होती है सरकार की तरफ से उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए। दूसरी तरफ कहा गया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके उन्नयन के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, सरकार इसके लिए विशेष व्यवस्था करे और आंतरिक परीक्षाओं की अपेक्षा बाह्य परीक्षाओं पर कम महत्व दिया जाए।
तथा इसमें क्या कहा गया तीसरे में, इसमें तीसरे में कहा गया कि आंतरिक परीक्षाओं की बजाय बाह्य परीक्षाओं पर कम ध्यान दिया जाए। बाह्य परीक्षाओं पर कम ध्यान दिया जाए। ये उच्च शिक्षा के पक्ष में ये कुछ 2-3 बातें कही गई। पहला कहा गया कि उच्च शिक्षा को विस्तार में जो धनराशि आवंटित की जाती है उसको बढ़ा दिया जाए। फिर कहा गया कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था उसको उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, और जो आंतरिक परीक्षाएं और बाह्य परीक्षाएं होती है महाविद्यालयों में, उनमें आंतरिक परीक्षाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाए और बाह्य परीक्षाओं को कम महत्व दिया जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी 1904 में ये बातें कही गई। अब जो अंतिम आता है ये स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा व्यवस्था में, वो आता है लास्ट में आता है वुड-एबट पॉलिसी। देखिए इसके बाद आता है 1937 वुड-एबट डबल बी है, सॉरी, वुड-एबट। पहले भी आप वुड को पढ़ चुके हैं, 1854 का वुड डिस्पैच। अब हम वुड-एबट क्या पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या थे, ये आया था 1937 में, और ये स्वतंत्रता के पहले का ये अंतिम रिपोर्ट मानी जाती है, मतलब भारतीय शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में। तो ये 1937 में आई, और इसमें क्या क्या प्राविधान और क्या क्या प्रस्ताव किए गए इसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को एक अवधि में बांट दिया जाए। इन्होंने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और उच्च शिक्षा को एक विशेष समय में बदल दिया जाए, अर्थात इनके लिए 4-4 वर्ष का समय निर्धारित कर दिया। वुड और एबट रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यही कही गई कि जो वुड और एबट की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए जो टाइम दिया गया है उस टाइम का ड्यूरेशन करेक्ट 4-4 सालों में बांट दिया जाए, अर्थात 4-4 सालों का ये होगा। दूसरा दिया गया कि इन विद्यालयों के नियमित रूप से निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। जो विद्यालय होंगे, ये तो हो गया 4-4 साल का हो गया कोर्स। अब फिर दूसरी बात कहा गया कि इनके ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण की व्यवस्था प्रॉपर की जाए, अर्थात एक निर्धारित टाइम पीरियड के बाद इन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए, ताकि जो व्यवस्था है विद्यालय की वो बनी रहे और लोग अच्छे से पढ़ते और पढ़ाते रहे। और आगे बात कही गई कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करने वाले स्थानीय निकायों के लिए शैक्षिक रिकॉर्ड पर ध्यान दिया जाए। देखिए यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है वो प्राइमरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे एक बात कही गई कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स रखने की बात कही गई कि प्राथमिक स्तर से ही रिकॉर्ड को रखा जाए, ताकि कभी भविष्य में यदि इनकी जरूरत लगे तो हम इन चीज़ों को ले सकें, कहीं न कहीं से इनको ले सकें या विद्यालयों से इनको ले सकें। शिशु शिक्षा की व्यवस्था की जाए, स्कूलों में प्रशिक्षित महिला अध्यापिका की नियुक्ति की जाए। देखिए यहाँ पे प्राइमरी शिक्षा में ही इन्होंने कहा
चाइल्ड एजुकेशन की बात कह रहे हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए महिला शिक्षक, महिला शिक्षिका की व्यवस्था की जाए और चाइल्ड एजुकेशन, शिशु एजुकेशन के लिए विशेष प्रावधान किया जाए तथा इनके लिए क्या किया जाए, महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक स्तर पर जो पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा बालकों की रुचियों के हिसाब से, यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से क्या किया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए। अर्थात जो बच्चे पसंद करते हैं, अगर वो खेलना पसंद करते हैं तो उनको खेलने दिया जाए, यदि वो पढ़ना पसंद करते हैं तो उनको पढ़ने दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जो है संकल्पना वुड और एबर्ट की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाए। और यहाँ पे जो मिडिल माध्यमिक जो है सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे इन्होंने कहा कि इंग्लिश को बाध्य न बनाया जाए, अर्थात जरूर इंग्लिश पढ़ना जरूरी न किया जाए। कहाँ, सेकेंडरी लेवल पर या माध्यमिक स्तर पर। और उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाए। जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पे, अर्थात अगर हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, अब सेकेंडरी चूंकि हाई स्कूल 9, 10, तो अब इसी में मान लीजिए उच्च माध्यमिक इंटर को मान लीजिए, तो वहाँ ये इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट पर इसको अनिवार्य कर दिया जाए। यहाँ पूछा हाई स्कूल लेवल पर उसके बारे में कुछ न कहा जाए, लेकिन अगर इंटरमीडिएट पर बच्चा है तो उसके बारे में क्या किया जाए, उसको अनिवार्य कर दिया जाए ताकि वो अंग्रेजी के बारे में जाने। अंग्रेजी को साहित्य के रूप में, अंग्रेजी को किस रूप में, इंग्लिश को बच्चों के सामने साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए, अर्थात वो इसे साहित्य के रूप में पढ़े अंग्रेजी को। और रचनात्मक तथा ललित कार्य आदि का भी क्या किया जाए, पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए। तो ये क्या थे, ये वुड और एबर्ट रिपोर्ट के कुछ क्या थे, पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने हमने देखा। और अब इसके बाद आता है ये स्वतंत्रता के पहले के जो शिक्षा काल खंडों में जो बात हुई, आपसे देखा कि स्वतंत्रता के पहले की जो शिक्षा व्यवस्था की गई अंग्रेजों के द्वारा 1873 के बाद से, चूंकि 1873 के पैक्ट में पहली बार शिक्षा पर विशेष उपबंध किया गया, इसीलिए 1873 से हमने पढ़ा चालू किया था। 1873 के बाद हम 1937 तक हम लोग पढ़े। अब इसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्रता के बाद नए आयोग आते हैं। अब हम लोग यहीं से आज स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्राचीन कालीन से फिर से स्टार्ट करेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और फिर मुस्लिम कालीन। इसी के साथ धन्यवाद।